सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ का, न्यूटन थर्ड लॉ का जो बेसिक है ना, उसको फाड़ के रख देंगे। तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर फिजिक्स पे हो गई कि कहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हुआ क्या था, मैंने वीडियो को पहले शूट कर लिया था, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू 25 मिनट का ही पोस्ट किया था लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा जाके देख लो, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो हमने कहा था कि भाई कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहना चाहेगा। और इसी चाहत की प्रॉपर्टी हमने कहा था इनर्शिया एंटीनेलेजस, कब तक, जब पे इसके कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है सर, चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से। देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या सर, पहले तो वो समझिएगा। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बताया, उसने ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को समझाने का प्रयास किया कि अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो अब मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्या ये रेस्ट पे? हाँ सर, मेरे रेफरेंस में ये रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे क्यों है? अभी भी रेस्ट पे, अभी भी रेस्ट पे, मतलब इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नेट है ना, टोटल एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो ये रेस्ट पे। सर नहीं 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 सर, इसको क्या अर्थ अपनी तरह प्रोटेक्ट करे, बिल्कुल, तो अर्थ इस पे फोर्स लगा रहे और मेरा ये जो हाथ है इस पे अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब ये रेस्ट पे है। तो ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पे रहेगा तब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टुक 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 टुक, तो वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो पहले लॉ ने हमें क्या बताया कि फोर्स की जरूरत क्यों है? मोमेंटम को चेंज करने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, उसको चेंज करने के लिए, उसके मोशन को, उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए। और हमने मोमेंटम भी वहां पे समझा था। अब देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। हालांकि ज्यादा प्रिसाइजली तो ऐसा कहना चाहिए द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब मोमेंटम जिस रेट से चेंज होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट आता है, वो 1 ही आता है, ठीक है। सो dp बाय dt ये होता है, इसी को बोला जाता है द रेट ऑफ चेंज इन फोर्स। ये होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। बाहर वाला फोर्स किसके बराबर है? किस रेट से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। देखो मोमेंटम ज्यादा चेंज कराने के लिए क्या ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है? हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन नहीं भी। एक छोटा भी तो फोर्स ज्यादा, देखो इसको अभी dp बाई dt छोड़ो, एक्सटर्नल फोर्स को ऐसे समझेगा कि ये डेल्टा p वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेक्टर। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज करना होगा तो क्या आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? एक शुरुआत में हम समझते हैं तो हाँ भाई, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको मुझे 100 मीटर पर सेकंड से भगाना है, तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं भी, मैं छोटे से फोर्स को अगर लंबे समय तक लगाऊं तो क्या उतना मोमेंटम चेंज हो सकते हैं? हाँ। तो फोर्स जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। इसको ऐसे समझिएगा कि शुरुआत में मोमेंटम था 0 मान लो है। अब मुझे मान लो, है ना, मुझे मान लो 10 सेकंड में मोमेंटम को कितना करना है? 10 सेकंड। मान लो मैंने 1 सेकंड में 10 सेकंड, मोमेंटम ऐसा बढ़ रहा है। मोमेंटम 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 सेकंड में 10 का इंक्रीज हुआ, तो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि पर सेकंड, हर एक सेकंड कितने का इंक्रीज हुआ? सर 1 का चेंज हुआ, तो मुझे 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैंने 0 से शुरू किया, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 रुका हुआ था, फिर 5 फिर 10, तो 2 सेकंड में 10 करना पड़ा। मतलब हर एक सेकंड में 5 का मोमेंटम हमें बढ़ाना पड़ा। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे हमें फोर्स 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है? मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। इसको ऐसे समझिएगा, देखो कैसे, देखो ये देखो, ये है ईट, दिस इज ईट। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर थ्रो करूंगा एंड ये जब नीचे आएगी तो सर्टेन इसका मोमेंटम होगा। हाँ सर, और वो मोमेंटम लगातार बदल रहा है। सर क्यों बदल रहा है? क्योंकि धरती इसको नीचे खींचे। अब मुझे अगर ये ऊपर फेंकूंगा और ये नीचे आएगी, है ना, मैं ऊपर फेंक के नीचे आएगी, तो मुझे इसको रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम को डिक्रीज। अगर मुझे मोमेंटम तुरंत रोकना है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स।
तो अगर ऊपर से आ रही है मुझे तुरंत रोकनी है तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक तरीका इसको मैं धीरे धीरे रोक सकता हूं, मतलब मैं मोमेंटम को धीरे धीरे कम करूंगा, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। ये होता भी है, जैसे मैंने इसको ऊपर ऊपर थ्रो किया और मैंने यहीं पे रोक दिया, मैंने हाथ को कहीं यहां पे मेरे लगी है, क्योंकि मैंने इसका मोमेंटम था सर्टेन। मान लो ये जस्ट मेरे हाथ से टकराने से पहले मान लो नीचे आ रही थी, मान लेते कोई कुछ मान लेते 10 मीटर पर सेकंड से, और ये ईंट मान लेते भाई 5 किलो की है, तो 5 kg इंटू 10 तो 50 है ना, इसके पास जब नीचे आ रही थी तो इसका 50 न्यूटन सेकंड इसके पास मोमेंटम था। मैंने जस्ट बहुत कम सेकंड में, मान लो यार, मान लो एक सेकंड में नहीं, 0.01 सेकंड में मैंने इसका मोमेंटम जीरो कर दिया। तो मैंने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा, मैंने इस पे फोर्स लगाया होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, इसका मास है 5 किलोग्राम, हाँ सर जी 5 किलोग्राम, एंड 10 मीटर पर सेकंड से आई थी मान लेते हैं, तो 50 है ना, फाइनली हो गया 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल समय लगा 0.01 सेकंड। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, सर जी आपने फोर्स लगाया 5000 न्यूटन। हालांकि थोड़ा सा 0.01 ना मान के मैं 0.1 मान लेता हूं, तो 500 न्यूटन थोड़ा सा सेंस बनाएगा। मुझे 500 न्यूटन मैंने इस पे फोर्स लगाया, मुझे क्यों लगी, क्योंकि अभी आपको न्यूटन थर्ड का बताऊंगा कि अगर ए ऑब्जेक्ट इसमें मैंने इस पर लगाया फोर्स F, तो ये ऑब्जेक्ट भी मेरे हाथों पे फोर्स लगाएगा F, है ना, उतने ही मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे हाथों पे इसने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन दूसरी बात मैं क्या करूंगा कि इस समय को मैं बढ़ा दूंगा कि मैंने इसको जस्ट ऊपर थ्रो किया, लेकिन मैं ऐसे तुरंत ऐसे नहीं रोकूंगा, मैं इसको जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका ऐसे रोकूंगा, मैंने ऊपर फेंका ऐसे, मेरे ऊपर फेंका ऐसे, तो मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हो रहा, मेरे हाथों को पता ही नहीं चल रहा, बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर फेंका, मैं अपने हाथों को नीचे ला रहा हूं, मैं मोमेंटम तुरंत इसका जीरो नहीं कर रहा कि ऐसा हुआ मोमेंटम था तुरंत जीरो कर दिया, तो बहुत फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे करके हाथों को साथ में मोमेंटम को तुरंत 50 से जीरो नहीं ला रहा हूं एक सेकंड में, मैं 50 से 40, ये देखो 40 30 ऐसे देखो जीरो। तो जितना ज्यादा मोमेंटम को चेंज करने में समय लगेगा उतना ही तो फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वही तो फोर्स होता है। अगर मोमेंटम की रेट चेंज होने की कम होगी तो फोर्स कम लगेगा। और ये होता भी है बहुत सारी, जैसे क्रिकेटर होता है तो वो बॉल को कैच करता है तो वो हाथ को पीछे ले जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा समय लगेगा, जितना रेट कम होगी मोमेंटम चेंज करने की, उतना ही उसके हाथों पे फोर्स कम लगेगा। और हम जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, जैसे मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे रुको, एक और एग्जाम्पल मैं बढ़िया तरीके से दे देता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने चौक ली है, आपको चौक दिख रही है, ठीक है, हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चौक को लिया है ना, मैंने यहाँ पे अभी मैं चौक को ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे थ्रो करूंगा, ठीक है। तो मैं बढ़िया तरीके से ये देखो चौक टूट गई है ना, रियली आपको नहीं दिखो चौक टूट गई। लेकिन अब इसी चीज को ऐसे समझिएगा कि अभी इसी चौक को मैं सिमिलर चौक को है ना, वो तो टूट गई, दूसरी चौक लिया, मैंने कहा अब मैंने ये पर्दा ले लिया, अब मैं इस पे मारूंगा तो होगा क्या, देखिएगा, अरे यार चौक नीचे ना गिर जाए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो ये बहुत, मैं चौक नीचे वाला आप छोड़ देना, यहाँ पे मैं बहुत तेजी से चौक को मारूंगा तब भी चौक नहीं टूटेगी। देखो यहाँ पे देखो, वो तो नीचे गई, अब दूसरी को मैं बहुत तेजी से मार रहा हूं तो भी नहीं टूट रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसके टकराने के बाद तुरंत इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, चेंज तो हो रहा है लेकिन तुरंत जीरो नहीं हो रहा, धीरे धीरे इसका मोमेंटम चेंज हो रहा। तो मोमेंटम जितना रेट मोमेंटम चेंज होने की जितनी कम होगी उतना ही तो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कम, तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कम लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये टूटेगी नहीं। तो यही तो न्यूटन का सेकंड नियम, इसमें कोई बड़ी बातचीत नहीं है। अब इस न्यूटन का सेकंड नियम को थोड़ा और आगे समझते हैं। मैंने कहा था सर, आपने बताया था नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बराबर होता है वो बराबर होता है dp बाई dt। मैंने कहा ठीक है सर जी हाँ। तो अगर मैं मोमेंटम को, कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा कि मैंने बताया था मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो m dv बाई dt है ना, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, ठीक है। अगर dm बाई dt जीरो है, मतलब
मतलब ये है कि जो भी आप जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका मास कांस्टेंट है। मतलब ऐसे समझिएगा कि भाई अब इस पे मैं फोटो, इसका मास कांस्टेंट है पूरे में। अब इसका ऐसा नहीं भाई इसका कुछ भाग टूट रहा है, इसका भाग कम हो रहा है, इसका मास कम हो रहा है, नहीं। अगर ऐसा कैसा है कि है ना मास कांस्टेंट है, अगर मैं कहूं कि भाई मास कांस्टेंट है तो किसी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या बराबर हो जाएगा m dv/dt। और dv/dt क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो बचपन से हम देखते हैं कि फोर्स किसके बराबर होता है, अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स बराबर होता है मास ऑब्जेक्ट का मास। ये कौन सा फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, है ना। चलिए न्यूटन का सेकंड नियम समझ में आया होगा। अब न्यूटन के थर्ड नियम पे चलते हैं, जो मैं समझाने का प्रयास अभी पहले कर रहा था कि न्यूटन का थर्ड नियम आया कहां से। मैंने कहा कैसे आया, ये ऐसे आया कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रॉली ले ली, मैंने कहा यार यहाँ पे मैंने एक ट्रॉली ले ली, बिल्कुल है, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। मेरा मन किया, मेरा शरारत मन किया कि भाई मैं आपको धक्का दे दूं। तो आपने ये देखा होगा अगर मैं आपको धक्का देता हूं, मान ले मैंने एफ फोर्स आप पे लगाया, एफ फोर्स है, क्या ये हमारे दोनों के बीच की बातचीत है, हाँ। तो अगर इसको मैं पूरे को सिस्टम मान लूं, मतलब ये पूरा सिस्टम है, तो क्या ये जो एफ फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है, हाँ इंटरनल फोर्स है। अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, क्या ये इधर कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगी, हाँ वो वेलोसिटी कम होगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ठीक है एक बार फ्रिक्शन को छोड़ दो तो वो मूव करने लग जाएगा, हाँ। तो पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना था, मैंने फोर्स नहीं लगाया सर, पहले सिस्टम का मोमेंटम तो 0 था क्योंकि पूरे रुके हुए थे, हाँ। सर फाइनल सिस्टम का मोमेंटम अगर आप कह रहे हो कि भाई ये इधर v से मूव करने लगा, अगर इसका मास मैं m1 मान लेता हूं तो इसका मोमेंटम कितने का मोमेंटम आ गया, m1v1, है ना। इधर i कैप मान लेता हूं तो m1v1 i कैप, बोलो हाँ है ना। तो अब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहा था कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, यहां पे समझिएगा F बराबर अभी समझाया था dp/dt। अगर ये नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो 0 किसी का है ना कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 0 होता है, मतलब यहां पे देखोगा इसको इधर लेके आ जाओ तो 0 हो जाएगा। dp 0 है, चेंज स्मॉल चेंज इन मोमेंटम 0 है, मतलब जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कांस्टेंट है और हम बोले नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा, मैंने इसको धक्का दिया, ये अंदर की बातचीत है, तो क्या फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अगर ये इधर मूव किया है तो इसके पास तो सर्टेन मोमेंटम आ गया, मतलब इसका भी मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ आना चाहिए, तभी तो 0 हो सकता है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसका मोमेंटम इधर है और इसका ऑपोजिट होगा मोमेंटम, तभी तो नेट 0 होगा मोमेंटम, हाँ। तो इसका मोमेंटम आना चाहिए इधर। मैंने कहा कितना आएगा, मैंने कहा मान लो ये एफ फोर्स लगा रहा है तो ये इसके पास जो फाइनल मोमेंटम आएगा, मान लो ये 0 कुछ टी डेल्टा टी टाइम के लिए मैंने इसको कांटेक्ट में रखा, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, वो एफ फोर्स लगाया एंड डेल्टा टी, मैंने कहा F1 मान लेते हैं, हाँ। अब क्या हुआ कि अब क्या आपका भी मोमेंटम उतना ही चेंज होना चाहिए, हाँ सर ये तो समझ में आता है, क्योंकि उतना ही चेंज होगा तभी तो फाइनली 0 होगा मोमेंटम, तो उतना ही मोमेंटम आपका चेंज होना चाहिए। और आप पे फोर्स मान ले को इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, आप पे मान F2 मान लेते हैं, हाँ। तो ये F2 और उतने ही समय के लिए लगाया जितने समय के लिए आप कांटेक्ट में रहे, वो भी आपके कांटेक्ट में रहा। यहां से समझिएगा अगर ये इसके बराबर होना चाहिए तो F1 बराबर होना चाहिए F2 मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब जितना फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, आपने ये वाले बंदे पे लगाया, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वो आप पे लगाएगा, किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही है न्यूटन का थर्ड नियम, इसको समझिएगा, ऐसे समझाता हूं मैं हमेशा, ऐसे समझिएगा कि ए ऑब्जेक्ट ने, मान लेते हैं यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, इसने है ना बी पे, ये बी ऑब्जेक्ट है, अगर ए ने फोर्स लगाया बी पे एफ, तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का, सेम फोर्स नहीं होगा। ये मान ले F1 वेक्टर है, अगर ये F2 वेक्टर है तो हम कहेंगे F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होने वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया इधर, तो बी ए पे फोर्स लगाएगा इधर, और ये होता भी तो है। जैसे अभी मैंने सर क्या बताया कि मान लो ये ईंट थी, तो अब ईंट को रोकने के लिए मुझे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे देखो, अब देखो, तो मैं इसको रोकने के लिए फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, तो ये भी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स मेरे हाथों में लगा रही है, तभी तो मेरे हाथों को लग रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपको समझ लो कि फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। मतलब सर अकेला फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है,
मतलब से आप ऐसा कहना चाहते हो कि कहीं पे जहां पे एक्शन है वहां पे रिएक्शन भी है। बिल्कुल, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मैं यहाँ पे धरती पे बैठा हुआ हूं, मैंने कहा यार यहाँ पे एक धरती पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्या धरती मुझे अपनी तरफ खींच रही है? हाँ सर, धरती ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने कहा था कि मुझे नीचे खींच रही है, मान लो F1 से। क्या अगर धरती मुझे खींच रही है तो क्या मैं धरती को ऊपर खींच रहा हूं? बिल्कुल, मैं भी धरती को खींच रहा हूं, क्योंकि फोर्स तो सर जी नहीं, ये कहां पे पॉसिबल है यार? अगर धरती मुझको खींच रही है F फोर्स से, तो मैं भी धरती को ऊपर खींच रहा हूं फोर्स से। जैसे इसको समझिएगा ऐसे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा यार ये ऑब्जेक्ट है, क्या इस पे धरती फोर्स लगा रही है? हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है नीचे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? इसका मास मान लेता है 5 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं धरती के नजदीक हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं मान लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे धरती अभी कितना फोर्स लग रही है? 50 न्यूटन। तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं? मैं ऊपर इस पे 50 न्यूटन लगा रहा हूं ताकि ये रेस्ट पे रहे। तो अगर धरती इस पे 50 न्यूटन लगा रही है, सर जी कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे यार, आपको नहीं दिख रहा? रुको, अब भी दिखेगा आपको। कैसे नहीं दिखा? देखो, आप अभी दिखेगा। देखो, अरे देखो सर जी, धरती इसको खींच रही है। हाँ सर, अब देखो जिधर फोर्स लगता है उधर एक्सेलरेशन आती है। सर जी ये तो न्यूटन सेकंड में कहा था, F बराबर होता है ma वेक्टर। तो अगर बल लग रहा है तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो अब इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्योंकि जितना धरती की तरफ उतना मैंने ऊपर फोर्स लगा दिया। मैंने कहा अगर मैं अपने हाथों को हटा दूं तो नीचे की तरफ क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा? तो क्या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट इनिशियली रुका हुआ था, तो जिधर एक्सेलरेशन आएगा उधर क्या उसकी वेलोसिटी आ जाएगी? अगर इनिशियली रुका हुआ है तो हाँ। और मैं अगर इसको छोड़ दूं, मान लो मैंने कहा छोड़ दिया, ये देखो रियल इस पे नीचे गिरा कि नहीं गिरा? क्या इसके पास नीचे की तरफ वेलोसिटी आ गई? बोलो हाँ या ना? अरे यार लग जाती है। तो ये चीज आप समझिएगा, मतलब सर इस पे क्या ये इस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है? हाँ, क्या अर्थ भी है ना, इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ 50 न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे ऊपर लगा रहा है फोर्स 50 न्यूटन? हाँ। तो सर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रही? अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रही? अरे यार, मान लो 50 न्यूटन का धरती पे फोर्स लग रहा है, ये इस पे फोर्स लग रहा है और इसका मास था 5 kg और 10, मैंने कहा एक्सेलरेशन आ गई। अब सोचो धरती पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, मैंने कहा अभी मैं मान लेता हूं बाकी कोई और फोर्स नहीं लगा रहा, धरती का मास बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ये धरती की एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो मास नीचे आ जाएगा। ये मास इतना ज्यादा है कि एक्सेलरेशन 0.0000 इतनी स्मॉल हो गई, आपको दिखती नहीं है। ये रियल में होता है, इट इज रियल, समझ रहे हो? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ का कितना है। जैसे कोई स्विमर होता है, तो स्विमर क्या करता है? सर नदी है, मैंने कहा सर जी हाँ नदी है, तो जो तैराक होता है वो नदी में जाके क्या करता है? मैंने कहा सर तैरता है। तो यहाँ पे नदी है, मैंने कहा तो इसका पानी ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, तो नदी में जो स्विमर होता है वो क्या करता है? अपने हाथ और पैरों की मदद से पानी को पीछे धकेलता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से अगर पानी को पीछे धकेल रहा है तो पानी स्विमर को आगे धकेलेगी, और धकेलती भी है तभी तो स्विम कर पाता है। और यही तो होता है रॉकेट प्रोपल्शन में, कि जैसे रॉकेट है, मैंने कहा हाँ, रॉकेट क्या करती है? नीचे कंबस्टन करती है, मैं सिखाऊंगा। तो नीचे कंबस्टन करती है तो एक ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स लगता है ऊपर, इसी की वजह से तो ऊपर जाती है, क्योंकि नीचे है ना जो है ना पार्टिकल सर्टेन मोमेंटम लेके जा रहे हैं, तो ऊपर इसको जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे ही रियल लाइफ पे हमने एग्जांपल देखे, ठीक है सर जी देखे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बेसिक्स तो हमने समझ लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, ठीक है सर? और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इजी है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाए। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगाया जा रहा है 10 to the power -25 न्यूटन, ठीक है, एंड इन द एक्सरे मशीन में इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर द डिस्टेंस, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसको है ना कितना मीटर? 0.2 मीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत लल्लू सवाल है। सर कैसे? सर बल का पता है, हाँ। अगर फोर्स का पता है तो क्या मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकता हूँ? हाँ सर जी। तो मास कितना होता है? अगर आपको पता हो, इलेक्ट्रॉन का पास होता है 9.1 × 10 to the power
-31 किलोग्राम है ना, -10⁻31 किलोग्राम इंटू एसेलेरेशन। क्या यहाँ से आप एसेलेरेशन निकाल लोगे? बोलो हाँ या ना। ये हो जाएगा, ये 6 घटा जाएगा तो ये हो जाएगी 10⁻6 है ना, ये डिवीजन में आ जाएगा 9.1। तो ये एसेलेरेशन आ गई 10⁻6 डिवाइडेड बाई 9.1। क्या एसेलेरेशन आ गई? हाँ सर। तो बंदे की जिधर फोर्स लगता है उधर ही एसेलेरेशन आते हैं, तो इधर की तरफ एसेलरेटेड है 10⁻6 डिवाइडेड बाई 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब तो इनिशियली क्या है सर, इनिशियली मान लेते हैं है ना, इनिशियली रुका हुआ है तो कितना चलना पड़ेगा सर? बहुत ईजी है ना, इक्वेशन है ना, मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा दो तो 0.2 बराबर ut प्लस हाफ एसेलरेशन आपको दे रखा है ना, एसेलरेशन आपको दे रखा है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आपको निकालना है, टाइम निकालना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू है ना, 0.4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो? 1 नम 3 36, तो 36.4 है ना इंटू 10⁻⁻6 बराबर टी स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा सर जी? टाइम यहाँ से आ जाएगा 36 का लगभग 6.1 मान लेते हैं, या 6 कुछ भी मानना आपको, 6.1 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड। मतलब आप इसको बोल सकते हो जो टाइम लगेगा 6.1 मिली सेकेंड, मतलब 6.1 मिली सेकेंड में वो इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर लाएगा है ना। 6 लगभग, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो लगभग इतना आ जाएगा। कुछ गलती कर दी क्या फिर से? ओके नहीं, इसने क्या किया, अप्रोक्स ले लिया, हमने बिल्कुल पूरा मास लिया है तो हमारा सही आंसर आना चाहिए 6.1 मिली सेकेंड। लेकिन उन्होंने क्या किया है ना, क्या किया है, 1 नम 3 नम 4 नम, ओके कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, 1 नम 3 नम 4 नम 36 पॉइंट, ओके आई थिंक कुछ गलती कर दी है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती है। 0.4 को 9.1 से अगर आप मल्टीप्लाई, 36 नहीं होगा सॉरी 3 पॉइंट हो जाएगा 3.64। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे है ना 3.64 को, तो है ना अप्रोक्सीमेटली गलती कर दी यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 36, लगभग आप इसको 4 मान लो यार, तो 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2 मिली सेकेंड, सॉरी है ना। तो यहाँ पे देख लेना, कोई कंसेप्चुअल एरर नहीं है, ठीक है यार, गलती है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये फोर्स, ये अब फोर्स क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है, a block of 5 kg is resting on the frictionless plane. It is disturbed by the Z releasing water at the rate 3 kilogram per second at the speed 4 meter per second and the acceleration of block. यहाँ पे क्या किया गया है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ है, एक जेट है जिससे पानी रिलीज हो रहा है। सर पानी किस रेट से रिलीज हो रहा है? तो है ना, पानी रिलीज हो रहा है, क्या लिखा हुआ, 3 किलोग्राम पर सेकेंड। हाँ, तो कितना लिखा हुआ है, 3 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। ये मैं 3 किलोग्राम पर सेकेंड किस वेलोसिटी के साथ रिलीज हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी किससे दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका पूछा है कि एक्सेलरेशन, ऑब्वियस बात है, जेट जो इंजन होता है वो कितना है ना, ये अब इस पे थ्रस्ट आगे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। तो सर इस पे कितना फोर्स लगेगा? मैं अभी तो नहीं, देखो अभी नहीं करा सकता, जब मैं इसका रॉकेट प्रोपल्सन कराऊंगा, जो थ्रस्ट फोर्स होता है ना, मान लेते हैं भाई जो थ्रस्ट फोर्स इस पे लगेगा, जो एफ थ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, वो होता है v रिलेटिव dm/dt, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, dm/dt v रिलेटिव क्या होता है, माइनस भी लगा देना। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि भाई ये v रिलेटिव dm/dt ये कहाँ से आया, सवाल तो बेसिक है। ये मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में रॉकेट प्रोपल्सन समझाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी आप थ्रस्ट फोर्स को लिख सकते हो, v रिलेटिव हो जाएगा 4 इंटू dm/dt दे रखा है आपको कितना, 3, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो इस पर अगर 12 न्यूटन लगेगा तो इस पर भी आगे 12 न्यूटन लगेगा, तो इस पर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। तो क्या आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, पीछे बचेगा 20 मतलब 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर आगे की तरफ इस पर एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है, यही सवाल है बिल्कुल। चलिए कुछ और नीट PYQ 2023 में पूछा गया PYQ है, वो सॉल्व कर लेते हैं। क्या, a bullet enters the block wood with a speed u, after traveling 2 centimeter wood velocity in wood velocity becomes half of the initial value, ठीक है, half of the initial value 2 सेंटीमीटर जाने के बाद the total length that the bullet can cover into the block, assume the wooden block produces uniform deceleration at the bullet। तो बहुत इजी सवाल है यार, मैंने कहा एक वुड है, मैंने कहा यार, तो मान लेते हैं कि भाई मैंने कहा यहाँ से u वेलोसिटी के साथ घुसी है, मैंने कहा, और 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद में
मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो u/2 हो गई है। तो ये इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है द टोटल लेंथ दैट बुलेट कैन कवर इनटू द ब्लॉक। तो टोटल मान ले आगे जाके यहाँ पे कहीं पे रुक जाएगी तो टोटल लेंथ कितनी है, और मान के चलो कि भाई जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिसल्ट्रेशन है वो कांस्टेंट है। तो बहुत ईजी है, फाइनली क्या हो जाएगा u/2 का होल स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन मान लो प्रोड्यूस कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता, और 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या करो, आप सेंटीमीटर में ही रख दो, क्योंकि हम एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह तो हमें हटाना है, बाकी यू का पता नहीं, तो सेंटीमीटर में ही रख दो, 2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा u²/4 माइनस u² बराबर आ जाएगा 4a, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा u² में से 3 ये हो जाएगा -3/4 u² बराबर हो जाएगा 4a, एंड यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया सर जी, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, इसको नीचे करोगे तो माइनस में, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, माइनस हटा भी दो, तो 3 बाई है ना मल्टीप्लाई में डिवीजन में हो जाएगा 16, 3/16 u²। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है सर। अगर ये एक्सेलरेशन आ गया तो अब तो बहुत ईजी हो गया, मान लो रुकेगी तो फाइनली 0 हो जाएगी। तो इनिशियली कितनी थी, इनिशियली मैं लेके चल रहा हूँ u², है ना, टोटल लेंथ ही कवर करनी है ना, u² माइनस 2 एक्सेलरेशन हमें पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, किसी को भी दुख दर्द समस्या नहीं है, हाँ सर एक्सेलरेशन पता है 2a, हमें x निकालना है। तो क्या यहाँ से निकाल दोगे, मैंने कहा कैसे सर जी, इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3/8 u²x बराबर u²। तो u² से u² गया सर जी, हाँ, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8/3 मीटर, जो कि आ जाएगा, कुछ भी कर लो आप, 2.66 मीटर हो जाएगा, है ना, 2.67 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.67 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का 2.67 आंसर है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब हाँ, तो ये सवाल मतलब बहुत इजी सवाल आपको दिखेंगे, ये आप कहीं पे काइनेमेटिक्स में करो, डायनामिक्स में करो, कहीं पे सवाल कर सकते हो। इसी पे ऐसा ही एक सिमिलर सवाल अगर आप करना चाहो, बुलेट इज फायर्ड इनटू द लॉन्ग वुडन ब्लॉक विद द वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स 12 सेंटीमीटर अलोंग द लेंथ ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टली इट लॉस्ट 2/3 ऑफ द स्पीड, देन बुलेट्स कम। देखो सवाल ये है कि भाई एक है ना, एक ऐसा वुडन का ब्लॉक है, ये एंटर की गई है किसके साथ, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। उन्होंने कहा है आफ्टर ट्रेवलिंग 12 सेंटीमीटर जाने के बाद में इन्होंने कहा है इट लॉस्ट इट्स 2/3 स्पीड। तो ये जो इसकी स्पीड थी वो 2/3 लूज कर जाती है, 2/3 लूज कर जाती है, मतलब इसका 2/3 कितना हो गया, 4 का सर जी 2/3 होता है ना, 2/3 होता है सर जी, 2/3 कितना होगा, जो भी होगा, 2/3 लूज कर जाएगी तो सर 1/3 बचेगी, तो 4 का 1/3 हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 बचेगा 4/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सवाल ये है कि बुलेट कम्स आउट द रेस्ट विद द लेंथ ऑफ द ब्लॉक, तो कितने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है यार, यहाँ से आप जो भी रिटार्डेशन है वो निकाल सकते हो सर जी, फाइनल का स्क्वायर है ना, फाइनल का स्क्वायर कर दो यार, फाइनल फाइनल का स्क्वायर 16/9 बराबर इनिशियल का स्क्वायर, है ना, माइनस जो भी माइनस है एक्सेलरेशन जो भी आएगी प्लस में आएगी -2, एक्सेलरेशन s कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a निकाल सकते हो, बिल्कुल सर a निकाल सकते हैं, किसी कोई दुख दर्द समस्या नहीं होगी। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 16/9 -16 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी 24 है ना, 24, ये 12 सेंटीमीटर तो 24a माइनस में आ जाएगा, ठीक है, वो ऑपोजिट में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो यार, है ना, इसको आप सॉल्व कर लो, 9 16 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 9 16 16 160 में से 16 निकालो 144, है ना, 144 में से 16 निकालोगे तो 138, है ना, 138 डिवाइडेड बाई 24a, है ना, यहाँ से 138, तो क्या 24 का 138 डिवाइड कुछ जा रहा है क्या, देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 9, हाँ 24 से 9 कितना होता है 24, जो भी 9 × 24 जो भी आ रहा है यहाँ से, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। तो अगर आपको एक्सेलरेशन मिल गई तो काम ही खत्म हो गया, है ना, काम ही खत्म हो गया। फिर तो फाइनली रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल का 16, है ना, इनिशियल 16 -2 एक्सेलरेशन आपको ये दे रखी है,
है ना, ये देखो ये देखो ये देखो। एंड एस मान लो एक्स चला तो यहाँ से सीधा सीधा खत्म हो गया यार सवाल, है ना। कितना खत्म हो गया यहाँ पे सवाल, 16 बराबर कर दो आप, है ना, 138 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, है ना, एक्स। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, चलिए x निकाल लेते हैं। तो x आ जाएगा 16 इंटू 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 138, ठीक है। तो आप डिवाइड कर दो यार, इसको 2 से करोगे तो 6 बार जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 6 टाइम्स 1 बचेगा, 1 18 9 बार 69 आ जाएगा, ठीक है, 69 आ जाएगा। और 3 का भाग जा रहा है, जैसे ये इस पर 2 बार चला जाएगा, इसमें 2 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। 1 2 3 3 27। तो जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से आप देख लो यार, 16 18, तो 16 इंटू 18 कितना होता है यार, 48 4 8 दूनी 12 इंटू 6 1 8 8 2, तो यहाँ से आ जाएगा 288, है ना, 288, सही तो कर रहा हूँ यार, 288 डिवाइडेड बाई 23। तो ये लगभग कितना आ रहा है, लगभग इसमें आंसर दे रखा है, तो यहाँ से लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग जो आंसर आ रहा है वो भाग दे के देख लो यार। 23 230 बार जाएगा, 230 230 60, 12 से ऊपर जाएगा, 13 बार जाएगा क्या, 23 इंटू 3 करना, तो 23 इंटू 3 9 31 32 6 69 हो जाएगा, 70। उसी इसमें 70 जोड़ोगे तो 3 अरे गलत तो कर दिया कहीं पे, गलत कर दिया मैंने, नहीं 230, हाँ तो 230 मतलब ये जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है समथिंग 13 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ठीक है। तो आप कर लेना यार, 13 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी, कॉन्सेप्ट इजी ही था, कोई बड़ी बातचीत नहीं, ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा चलिए बढ़ते हैं सर। आगे हम क्या इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे। अब हमें मुझे समझाना है इम्पल्स आपको। सर इम्पल्स होता क्या है, देखो वैसे तो इम्पल्स इसको बोलते हैं कि भाई इम्पल्स होता है, इम्पल्स को बोला जाता है ना, आप ऐसा बोल दो कि एफ डो मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ये इम्पल्स ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इम्पल्स को आप जैसे भी लिख सकते हो, जैसा आप मतलब जैसा आपका मन करे। तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पे अगर मैं सिंपल से कहूँ तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को आप क्या बोलते हैं सर, इम्पल्स बोलते हैं। ये बेसिक सा फंडामेंटल है जो आपको याद रखना। देखो इम्पल्स की जरूरत क्या पड़ी, इसको थोड़ा सा जो सर नहीं समझाते वो मैं समझा देता हूँ। हुआ क्या कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट टकराता है तो उसके बीच में टकराती है कोई दो बॉडीज, तो फोर्स वेरी करता है, एक बार कम होता है फिर पीक पे जाता है फिर कम होता है, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता। तो उस फोर्स के इफेक्ट को समझने के लिए हमने इम्पल्स को किया। हम इम्पल्स बढ़िया तरीके से फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स फाइंड आउट करते, सर नहीं समझा चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, अरे यार देखो अगर हमने कहा इम्पल्स एफ डी टी, तो इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इम्पल्स को तो क्या मैं न्यूटन सेकंड लॉ से एफ बराबर होता है डी पी बाई डी टी, तो ये एफ डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी पी, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो, मान लेते हैं t1 टाइम से t2 टाइम, या 0 से मान लो t टाइम तक इनिशियल मोमेंटम, कुछ p1 था p2 था, तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी 0 से या t1 से t2 तक जो भी आपको मानना है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये देखो इम्पल्स, ये देखो ये अब इम्पल्स था, हाँ सर ये इम्पल्स था, तो इम्पल्स का यही देखो चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने कहा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो उसमें फोर्स वेरी करता है, शुरुआत में ज़्यादा लगता है फिर कम लगता है, तो फिर फोर्स को ट्रैक करना उतना इजी नहीं है। हमने क्या किया, हम इंपल्स को ड्राइव किया। अगर मैं कहूं कि भाई बहुत ज्यादा इंपल्स है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इंपल्स लगा है, इसका मतलब है बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा है और लगता भी है। तो अगर मेरा मैं क्या करूं कि मैं चलते चलते ऐसे मैं मतलब दीवार से सीट टकरा दूं, तो नॉर्मल फोर्स द्वारा जो इंपल्स लगेगा ना भाई मेरा सर फट जाएगा। तो इंपल्स इस तरीके से आप समझ सकते हो। बेसिक से ये मतलब है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है सर। अब यहां से हम एक और दो तीन और चीजें भी समझ सकते हैं सर जी, कैसे। मैंने कहा देखो फोर्स बराबर अभी मैंने लगाया dp बाई dt, मैंने कहा तो यहाँ पे समझिएगा कि याद करो जब मैंने आपको वीडियो दिया था, है ना, xt ग्राफ vt ग्राफ बना रहा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर मैं p वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो इसका p वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा सर, dp बाई dt। मैंने अगर मैं कहूँ y बराबर y एंड x का ग्राफ बनाऊं, तो अगर इसका स्लोप बनाना है लाइन का तो मैं कहूंगा dy बाई dx, तो इसका स्लोप क्या होगा dp बाई dt। कोई भी ऐसी मैंने रैंडम लाइन बना दी तो इसका स्लोप होगा dp बाई dt। dp बाई dt क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप हमें क्या बताता है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x बताता है। जो y में डिवाइडेड बाई x, तो डेल्टा p बाई डेल्टा t क्या होता है,
या फिर dp बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस ग्राफ का है ना द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फोर्स होता है, मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, फोर्स देगा। बोलो है ना, एक बार बोलो, मोमेंटम टाइम ग्राफ का हमें क्या स्लोप क्या देगा सर, फोर्स देगा। बिल्कुल सर, मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, फोर्स देगा। उसी प्रकार सेम चीजें एफ बराबर अगर dp बाई dt है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ dt बराबर हो जाएगा dp। मैंने कहा तो आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा P बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ये क्या बताता है कि जो फोर्स टाइम ग्राफ का जो फोर्स टाइम ग्राफ है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, मोमेंटम देगा, सॉरी चेंज इन मोमेंटम देगा। चेंज इन मोमेंटम को तो अभी हमने बोला था इम्पल्स, बोलो है ना। तो फोर्स टाइम ग्राफ का हमें एरिया क्या देगा, इम्पल्स देगा। ये बेसिक सी और अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। किसी को कोई दुख दर्द समस्या, मैंने है ना पूरा ड्राइव करा दिया। मैंने कहा पहले तो बेसिक से चले कि भाई इंपल्स होता क्या है, उसको मैंने समझा दिया, फिर उसको इंटीग्रेट करके है ना। इंपल्स ऑब्वियस सी बात है, अब कोई ऐसा सवाल पूछे लल्लू सा सवाल, सर इंपल्स क्या होता है, मैंने कहा यार अभी बताया था ये होता है इंपल्स। तो क्या सर इसकी वेक्टर क्वांटिटी है ये बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है यार। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर इसकी यूनिट क्या हुई है, बड़े ना समझ इंसान है, फोर्स की होती है न्यूटन सेकंड, मतलब इसकी यूनिट वही होगी जो मोमेंटम की है। सर इसका डायमेंशन बता दो यार, बड़े ना समझ इंसान हो यार। डायमेंशन न्यूटन का होता है ml2t माइनस सॉरी mlt माइनस 2 इंटू चाहे टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mlt माइनस 1। तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा mlt माइनस 1। तो बहुत ईजिली तरीके से ऐसे छोटे मोटे सवाल आप कर सकते हो, मैं छोटे सवाल को आपको नहीं करवा रहा, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा सवाल समझते हैं। अब एक प्यारा सा नीट में आया हुआ है, बहुत इजी सवाल है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई जेई एडवांस के सवाल करेंगे ना तब मजा आएगा। अब इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, है ना, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, एमजी कितना लग रहा है ना, स्यूडो फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन से ये लग रहा है, बहुत सारे पुली लटका दी, 20 पुली लटका दी, है ना। फिर हम कांस्टेंट मोशन समझेंगे, तब आपको जेई एडवांस के सवाल प्यारे प्यारे होंगे। अभी तो बेसिक बहुत ठीक है, आपके बेस बन रहा है। जैसे एक सवाल था, बॉल ऑफ मास एंड ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एज स्ट्राइक विद द ग्राउंड एंड रिबाउंसेस up to the same height the magnitude of the impulse imparted by the floor on the ball। मतलब ऐसा किया कि कैसा किया कि कैसा किया। देखो एक बॉल थी, मैंने कहा यार बॉल थी m मास की, ठीक है, इसको h हाइट से गिरा दिया, मैंने कहा ठीक है h हाइट से गिरा दिया। तो अब h हाइट से गिरा दिया, मैंने कहा यार ये नीचे नीचे यहाँ से टकराई, और उन्होंने कहा कि भाई ये रिबाउंस होके है ना इतनी ही हाइट पे चली गई, इतनी ही हाइट पे चली गई। तो ये अब जब आप सेंटर ऑफ मास से समझोगे कि ये कब होता है, ये तभी होता है जब ये इलास्टिक कोलिजन हो, है ना, इलास्टिक कोलिजन हो। जब इलास्टिक कोलिजन होता है, जब है ना कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो जनरली ऐसे नहीं होता। जनरली क्या होता है, हम पत्थर बॉल जब जमीन से टकरते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होता है, तो ये बॉल ऐसे यहाँ पे गिरी, यहाँ पे ऐसे जाती है, आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे रुक जाती है। लेकिन इसमें क्या ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है, रिबाउंस हो गई, यहाँ तक आ गई। मैंने कहा यार, तो सवाल पूछा है कि भाई क्या पूछा, इंपल्स इंपार्टेड बाय द यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो उसने कितनी इंपल्स इंपार्ट की, मतलब चेंज इन मोमेंटम आपसे वो पूछना चाहता है। तो सर चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे समझिएगा कि जस्ट टकराने से पहले इसका कितना मोमेंटम था एंड जस्ट टकराने के बाद कितना इसका मोमेंटम। जस्ट टकराने से पहले इसका मोमेंटम कितना था, सर जी नीचे की तरफ था, तो मैं माइनस मान लेता हूँ। सो माइनस है ना मास इंटू नीचे, यहाँ पे जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यार, अब ये मत पूछना, अब ये ज्यादा हो जाएगा। तो एच हाइट नीचे जाता है तो कितना टाइम है ना, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी ये बताना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी की स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ड्रॉप किया है 2 है ना, एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h। तो यहाँ से हो जाएगा √2gh, तो ये हो जाएगा √2gh jkf माइनस है ना, यहाँ पे फाइनल माइनस, सॉरी अरे यार गलती कर दी ना, गलती फाइनल लिखना था मैंने, इनिशियल लिख दिया। ठीक है। और अब जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो जिससे v से आई थी v से ही ऊपर चली जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, v से आई v से चली गई, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा m है ना, m हो जाएगा m v √2gh अभी निकाला था √2gh jkf माइनस इनिशियली हो जाएगा माइनस m √2gh jkf। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2m √2gh। तो यही आपसे सवाल पूछा था कि भाई कितना है ना, कितना, यही सही तो है jkf। अगर आपको अच्छा, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे ना,
ठीक है। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 2m अंडर रूट 2gh, 2m अंडर रूट 2gh, 2m अंडर रूट क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पार्टेड बाय द फ्लोर ऑन द बोर्ड। ठीक है यार, कुछ गलती कर दी क्या आप फिर से? मैंने कहा नहीं सर जी, सही तो किया है। मैंने कहा क्या, अब यहाँ पे क्या पूछा था? मैंने कहा यार यही तो पूछा था कि चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम फाइनली ऊपर की तरफ जा रही है, वी से जा रही है। मैंने कहा हाँ यार वी से ही तो जाएगी, है तभी तो वी से टकराई थी, वी से ही जाएगी। हाँ, एंड ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी mgh। ठीक है, हाँ यही हो जाएगा, यही उत्तर है। आई थिंक यही होना चाहिए, इसमें फोर्स पूछा है तो ठीक है यार, है ना, 2m अंडर रूट 2gh यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत दे रखे हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे और भी सवाल है, जैसे एक और सवाल कर लेते हैं प्यारा सा। The ball of mass 100 gram when dropped from a height 10 meter rises again up to the same height then the magnitude of the impulse imparted by। अभी समझाया था कि मान लेते हैं भाई यहाँ से 10 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है जिसका मास है 0.1 किलोग्राम। ये नीचे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh। बोलो हाँ है ना, हाँ 2g कितना है, जी SLSM 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g ये हो जाएगा। तो यहाँ से सवाल खत्म हो गया यार, ये है ना, ये 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा तो 10 अंडर रूट 2 फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है यार, अब है ना, तो अब इसको क्या करोगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ था, माइनस इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ था, फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो माइनस ही ऑब्जेक्ट कर दो, तो दोनों को जोड़ दो, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर जी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना, जो भी था, है ना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m 10 अंडर रूट 2। ठीक है, m को वैल्यू रख दो यार, 0.1 है तो ये हो जाएगा 0.2, है ना, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, है ना। सो 2 अंडर रूट 2 न्यूटन सेकंड। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 न्यूटन सेकंड, 2 अंडर रूट 2 न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इसकी वैल्यू रख दी है 1.4, तो ये हो जाएगा लगभग 2.8 के आसपास, 2.8 के आसपास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल है जो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, है ना, आगे वाले जो मतलब आगे जो भी वीडियो आएंगे उनमें करेंगे एंड बहुत मजा आने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ये है, बने रहिए वीडियो के साथ एंड एट द एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो भी मतलब आज वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। एंड आपको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड एट द एंड ऑफ यही कहूँगा कि भाई फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिलती, है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने मेहनत की। तो आज हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, आर वी रियली फ्री, क्या हम रियली फ्री, क्या हम रियली फ्री है, तो इस क्या फ्रीडम हमें प्राप्त हुई है, भले ही वो हाँ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी वी आर फ्री, बट ठीक है यार, मतलब आंतरिक तौर पे आध्यात्मिक तौर पे तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। एंड नेक्स्ट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड यस, आप चैनल के लिंक पे जा सकते हैं एंड जो भी वीडियो इससे पहले आए थे उनको भी बढ़िया तरीके से देख सकते हो। बहुत 29 वीडियोज आ चुके हैं, तो वहाँ पे अगर आपको रिलेटिव मोशन समझना है कि भाई मोशन रिलेटिव क्यों होता है ना, उससे अच्छे अच्छे सवाल करने हैं। अगला जो चैप्टर आएगा, अगला वीडियो में स्यूडो फोर्स का बनाऊंगा, तो आपको मजा आने वाला है स्यूडो फोर्स में। वैसे तो वीडियो एंड करने का मन नहीं था, मैंने कहा था कि और भी सवाल है तो वो करेंगे, लेकिन ठीक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।